राह में लाख रोड़े आए, लाख तूफान आपके रास्ते रोके, लेकिन अगर हौसले बुलंद हों तो ये सब रुकावटें बौनी साबित हो जाती हैं। अपनी इस खास पेशकश में आज हम आपको ऐसी एक शख्सियत से मिलवाएंगे जो अपने बुलंद हौसलों के चलते सबके लिए एक मिसाल बन चुकी है। आरपी यानी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आंखों की ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे आंखों की रोशनी को खत्म कर देती है। मुंबई में रहने वाली निधि और आशीष को इस बीमारी ने बचपन में ही घेर लिया था। आज उन दोनों को बिल्कुल दिखाई नहीं देता, लेकिन आज वो दोनों जिस मकाम पर हैं वो न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि एक मिसाल है। ये है निधि गोयल। जब ये 15 साल की थी तब इनकी आंखों में अंधेरे की पहली दस्तक हुई। डॉक्टरों को दिखाया तो पता चला कि निधि को आरपी यानी रेटिना पिगमेंटोसा हो गया है। परिवार के लिए ये दूसरी बड़ी त्रासदी थी, क्योंकि इसी दर्द गुबार से वो पहले बेटे के लिए भी गुजरे थे। पहले बेटे आशीष को 8 साल की उम्र में आरपी हो गई थी। झटका तो लगता है, किसी में पेरेंट्स को लगेगा, किसी में माँ बाप को लगेगा कि जो उनके बच्चों को इतनी प्रॉब्लम है, वो भी बच्चे इतने ब्रिलियंट हैं। धीरे धीरे संभालते भी रहे, प्रॉब्लम भी होती रही, लेकिन बेसिक ये रहा कि किसी भी तरीके से उनको एजुकेटेड किया जाए। जो वो खुद चाहेंगे तो होगा, मतलब हम तो हर एक पेरेंट्स की इच्छा होती है करने की। धीरे धीरे निधि की आंखों की रोशनी जाती रही। बच्चों की हालत के चलते माँ बाप की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं ये कहना चाहूंगी कि डिसेबिलिटी कोई श्राप नहीं है। आप सबको एक तराजू में तौलिए और जो उनकी काबिलियत है उसको आगे बढ़ाइए और हमेशा उनको सहयोग दीजिए। ये नहीं कि नहीं डिसेबल्ड है तो उनको इग्नोर करके नहीं जाइए। एक बेटा तो दूसरी बेटी, उजालों से दूर दोनों की जिंदगी। मां की आंखों में छलकते आंसू आज भी नहीं थम सके हैं। 15 साल तक निधि की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था। निधि भाई की बीमारी के बारे में जानती भी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये बीमारी उसे भी घेर लेगी। हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखी। निधि के हौसलों की दाद देनी होगी कि उसने अंधेरे की जिंदगी के बावजूद बीकॉम, एमकॉम, डिप्लोमा इन एचआरएम, पोस्ट ग्रेजुएट इन मास मीडिया कर लिया। अब निधि लंदन से मास्टर इन डेवलपमेंट स्टडीज कर रही है और साथ ही कई एनजीओ के साथ दूसरों की मदद भी कर रही है। लाइफ में मैंने फॉर्चुनेटली मुझे ऐसी फैमिली मिली है, ऐसे पेरेंट्स मिले हैं, ऐसे भाई बहन मिले हैं जिन्होंने कभी मुझ पे कोई प्रेशर नहीं डाला और शायद उस वजह से मैं यहाँ तक पहुंच के कर पाई हूँ जो मुझे करना है, जब करना है और जैसे करना है। सो मैंने मीडिया का कोर्स किया जब मुझे अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करनी थी, तो मैंने वो कोर्स किया। फिर उसके बाद मैं अपनी मीडिया स्किल्स, राइटिंग स्किल्स को मैंने नॉन प्रॉफिट सेक्टर में इस्तेमाल किया। तो मैंने देखा कि मुझे वहां से सबसे ज्यादा ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है कि मुझे खुशी हो रही है कि जो मैं लिख रही हूँ या जो मैं रिसर्च कर रही हूँ या जो मैं जाके लोगों से मिल रही हूँ, उनके बारे में जान रही हूँ और दूसरों तक पहुंचा रही हूँ, इसका कोई फायदा हो रहा है। तो आई स्टार्ट वर्किंग फॉर राइट्स ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटीज एंड आई थिंक मुझे आगे चलकर भी डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट, एडवोकेसी इसी। हाथों में छड़ी का सहारा जो दोस्त भी है और हिम्मत भी। ये फोल्डिंग छड़ी निधि को रास्ता बताती है, लेकिन इस घर में कोई और भी है जिसने आशीष और निधि के लिए अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा दिया। आशीष और निधि की बहन नेहा गोयल। आशीष और निधि आज जिस मुकाम पर हैं, उसमें नेहा का बड़ा योगदान है। नेहा दोनों भाई बहन की किताबों को आवाज से पढ़ाती थी। जिस चीज में मेरे भाई बहन थोड़े कमजोर थे उसमें मैंने थोड़ी बहुत मदद कर दी। वो तो आपस में भाई बहन के इट इज अ ड्यूटी एंड राइट दोनों बोल सकते हैं आप। तो उस प्रकार आप समझ लीजिए कि कभी मेरे भाई को रीड करने में मदद लगी तो मैंने रीडिंग्स की, जो उसकी पढ़ाई की। अभी ये सॉफ्टवेयर आ गया जॉर्ज, पहले ये सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करता था, तो जो नोटबुक्स वो अपने दोस्तों की लाता था उससे मैं रीड कर करके उसके एग्जाम ऐसे समझ सकते हैं आपके, उसके साथ बीकॉम मैंने भी कर लिया। तो वो बुक्स रीड करके बताती थी, या कभी कुछ स्कैन करना है या नोट्स टाइप करना है, छोटी मोटी जैसे वो अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस के
एक क्लासेस में उनको वो रूलिंग करनी बोलते थे कि रूलिंग आप करके आओ, तो वो रूलिंग्स मैंने कर दी, या कई ऐसे छोटे छोटे अकोमोडेशन किए, विच इज नॉट, आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी बिग डील, बट दैट इज कि आप समझो कि जो बाकी भाई बहनों की रिक्वायरमेंट है उनसे मेरे भाई बहनों की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग है। आज आशीष लंदन में नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने बीकॉम किया, अमेरिका से एमबीए किया, तो वहीं नेहा खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं। ये बीमारी जो है इसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बोला जाता है। ये एक टाइप की जेनेटिक बीमारी है। दैट मीन्स अपने जो जीन्स होते हैं जो माँ बाप से पास ऑन होते हैं, आधे माँ से मिलते हैं, आधे पिताजी की तरफ से आते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आंख से रिलेटेड जो जीन्स होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, तभी वो पास डाउन होकर ये जेनेटिक डिजीज बनाते हैं। ये कब शुरू होगी, कितनी बढ़ेगी आगे, कितने लेवल तक जाएगी, वो कौन सी पैटर्न ऑफ जीन्स आया है उसके ऊपर डिपेंड होती है, तो वो बताया नहीं जा सकता। पहले से प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, इतना साइंस एडवांस हो गया है तो भी आप बता नहीं सकते। आशीष ब्लाइंड होने के बावजूद पहली शख्सियत है जिन्हें की एक पोर्टफोलियो मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद दोनों बच्चों ने हौसला नहीं खोया। साल 2010 में महामहिम राष्ट्रपति ने आशीष को राष्ट्रीय सम्मान भी दिया। भगवान आके देता है संसार देखने के लिए। आज निधि देख नहीं सकती हैं, मगर लोगों को संसार देखने की रोशनी दिखा रही हैं। निधि से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इस समय मुंबई से कैमरामैन दिखपाल सिंह के साथ ऐतराम अली। और अपने बुलंद हौसलों से एक मिसाल बन चुकी निधि गोयल इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। निधि, समय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। निधि, मेरी आवाज आपको मिल रही है ना? जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ निधि, मैं आपको सुन पा रही हूँ और मैंने आपकी पूरी कहानी भी देखी। लेकिन निधि, आज आप जिस मकाम पर हैं, 15 साल की उम्र में जब पहली बार आपको पता चला था कि आरपी नाम की ये बीमारी जो आपके भाई आशीष को है वो आपको भी घेर रही है, उस वक्त मन में किस तरह के ख्याल आए थे? मैं कई साल हो गए, मुझे 15, जब मैं 15 थी वो कई साल पहले की बात है। तो पर मैं ये कह सकती हूँ कि आपको एक बीमारी हुई है, ये कभी भी एक खुशी की बात तो हो नहीं सकती। बिल्कुल। पर जो पूरा इम्पैक्ट था कि इस बीमारी का मेरी जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट होगा, मेरी रोजमर्रा की जिंदगी पर, मेरी पढ़ाई पर, मेरे करियर पर, आगे चलकर मेरे सोसाइटी से मिलने जुलने पर, वो पूरा इम्पैक्ट उस दिन तो मुझे समझ नहीं आया। शायद वो धीरे धीरे आज तक मैं समझ रही हूँ और शायद आगे भी मुझे समझ आता रहेगा। तो इट वॉज नॉट अ हैप्पी मोमेंट, बट इट वॉजंट लाइक अ डूम एंड ग्लूम, एकदम बहुत ही दुख हो गया। और शायद इस वजह से भी ये था क्योंकि मेरे सामने जो एग्जाम्पल था, जो मेरे भैया हैं, वो कभी एक बुरे एग्जाम्पल नहीं थे। मतलब मेरे सामने डिसेबिलिटी के साथ एक कोई अनसक्सेसफुल एग्जाम्पल नहीं था। मैंने ऐसे एक व्यक्ति को देखा था और मैं ऐसे परिवार के साथ थी और हमें ऐसे गुरु, जो डॉक्टर बालाजी तांबे हमारे गुरु हैं, ऐसे गुरु का हमें मार्गदर्शन था। जो ये पूरा एनवायरनमेंट था वो कभी भी गिव अप करने वाला एनवायरनमेंट नहीं था। मैं ऐसी जगह थी जहां कभी किसी ने अपना हौसला छोड़ा नहीं, हिम्मत छोड़ी नहीं और हमेशा आगे बढ़ना है, सॉल्यूशंस ढूंढना है, इसी माइंडसेट से जीते रहे। तो शायद मेरे लिए वो लाइफ खत्म हो गई, इम्पॉसिबल हो गई, ऐसा थॉट कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं। निधि, ऐसी बीमारी जब इंसान को घेरती है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के ख्याल आते हैं कि शायद जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन इस तरह के बुलंद हौसले, जिस तरह के हौसले आप दिखा रही हैं और जिस तरह का सपोर्ट आपको फैमिली से मिला है, बहुत कम लोगों को नसीब हो पाता है। बिल्कुल, मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि फिर से कहूंगी ऐसे भाई बहन मिले, ऐसे माता पिता मिले, ऐसे गुरु का मार्गदर्शन मिला और सारे मतलब काफी मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, कलीग इस तरह से मिलते गए। आई थिंक जिंदगी में कोई भी अपना सफर अकेले तय नहीं कर सकता, पर मैं शायद इस चीज का क्या कहते हैं प्रूफ हूं कि जिंदगी सबकी मदद से और सबके साथ मिलजुल कर आगे जी जाती है। पर जैसा आपने मुझसे कहा कि ऐसा भी नहीं था कि मुझे कोई धक्का नहीं लगा। मेरा तब एक सपना था। मैं 4 साल की उम्र से पेंटिंग किया करती थी और मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पोर्ट्रेट पेंटर बनना चाहती थी।
तो एक चीज जो मुझे तब स्ट्राइक हुई, जब मैं स्टैंडर्ड 10th में थी और मुझे बताया गया तुम्हें अब भैया की तरह बीमारी हो गई है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो गया है, तब मुझे एक चीज पता था कि ये मेरे सपने की, पोर्ट्रेट पेंटर बनने के सपने का अंत था। तो तब मैं काफी लॉस थी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि अब मैं करियर क्या लूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में स्टैंडर्ड 10th एक ऐसा टाइम होता है कि जब आपको एक करियर डिसीजन लेना होता है। तो तब मैं काफी इसमें थी, पशुपेश में थी कि मैं अब क्या करूंगी। सो आई थिंक तब भैया ने, फैमिली ने मिलकर मुझे मदद की कि मैं शायद आके बीकॉम लूं तो मेरे पास कई ऑप्शंस आगे भी ओपन रहेंगे, और उस तरह से मैंने अपना करियर पाथ तब चूज किया था। निधि, और परिवार में हमने देखा कि आपकी बहन जो है नेहा, वो भी काफी मदद करती रही आप दोनों की, और मम्मी पापा बहुत इमोशनल कैरेक्टर होते हैं हमारी जिंदगी में। जरा सा दुख बच्चों को आए तो बहुत ज्यादा वो लोग टूट जाते हैं। इस घड़ी में जब परिवार में भाई को पहले से ही ऐसी बीमारी थी, आप भी उसकी गिरफ्त में आ गई, तो जाहिर सी बात है उनके लिए हौसला बांधना बहुत मुश्किल रहा होगा। मैं सोच भी नहीं सकती एक्चुअली कि उनके लिए कितना कठिन हुआ होगा। और सबसे व्हाट शुड आई से, द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज कि उन्होंने कभी मुझ तक ये अपनी कठिनाइयां, जो उनकी परेशानी, जो वो एज अ पेरेंट फील कर रहे थे या उन्हें जो लगता होगा, वो उन्होंने कभी मुझ तक पहुंचने नहीं दिया। मुझे नहीं पता भैया तक कभी ये उनकी फीलिंग्स पहुंची कि नहीं, बट ऑल ऑफ अस न्यू एज अ फैमिली कि उन्हें you know it's the death of the dream of a perfect child, पर उन्होंने कभी भी ये जो उनकी फीलिंग होगी, जो उनकी कश्मकश होगी, जो भी दुख होगा, वो कभी मुझ तक पहुंचने नहीं दिया। उल्टा आई एम जस्ट अमेज्ड कि उन्होंने कैसे दोनों बच्चों को, तीनों बच्चों को एक्चुअली हैंडल किया होगा, क्योंकि 2 डिसेबल्ड बच्चे होना, एक नॉन डिसेबल्ड बच्चा होना, उन तीनों को प्यार में, अटेंशन में बैलेंस करना, हमें हमारी सिर्फ हौसला अफजाई नहीं की, उन्होंने हमें सक्षम बनाया, बिल्कुल हमें केपेबल बनाया, और सिर्फ प्यार से नहीं, जहां पर गुस्सा करना था गुस्सा भी किया। तो छोटी सी चीज है, जब जहां स्ट्रिक्ट होना था, तो सपोज मैं घर पे आकर अगर सामान जगह पे नहीं रखूं और अगर मुझे बाद में मिल नहीं रहा है, सो समवन कैन जस्ट सी एंड फाइंड इट, पर मेरी मम्मी कहती थी कि ये तुम्हारी फॉल्ट है, बिकॉज व्हेन यू नो यू कांट सी, यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल, और आपको सामान जगह पर रखना चाहिए। तो इतनी छोटी छोटी चीजों पर स्ट्रिक्ट होकर, या पिताजी ने दोबारा से छड़ी लेके चलना सिखाया, तो वो एक पेरेंट के लिए क्या फीलिंग होगी कि उन्हें अपने बच्चों को दोबारा चाइल्डहुड से जो चीजें सिखाई है वो दोबारा किसी तरह से सिखानी पड़े, तो वो फीलिंग कैसे होगी, आई कांट इवन इमेजिन। बट और सच पेरेंट्स, और उन्होंने इस अपने दुख की आंच आप दोनों तक कभी नहीं पहुंचने दी। निधि हमारे साथ लगातार स्टूडियो से बनी हुई, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, निधि के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। आखिर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कौन सी बीमारी है और ये कैसे होती है, क्या ये आनुवांशिक बीमारी है? इन्हीं सब सवालों को जानने के लिए हमारे संवाददाता संजय पिलंकर ने बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर विशाल राठौर से बातचीत की। आंखों की एक ऐसी बीमारी जिसको बोलते हैं आरपी यानी कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसके वजह से लोगों को दिखना बंद हो जाता है। वो सर डॉक्टर विशाल राठौर जी हैं जो कि इसके स्पेशलिस्ट हैं। सर सबसे पहले आरपी के बारे में बताइए और किस तरीके से ये हो जाता है। जी, आरपी बेसिकली रेटिना को असर करता है। जो रेटिना है वो एक आई का वो पार्ट है जिसको कंपेयर कर सकते हैं हम आंख के अंदर जो कैमरा की जैसे फिल्म होती है पीछे की तरफ में, उसके जैसा है। ये रेटिना जो होता है इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का हिस्सा है और ये बाय बर्थ फॉर्म हो जाता है। कुछ लोगों में जेनेटिक कारणों के कारण से ये रेटिना जो होता है, जिसकी उम्र नॉर्मली जैसे हम डेथ लेते तब तक रहती है, बट समय से पहले इसकी मृत्यु धीरे धीरे जब होती है उसको हम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बोलते हैं। इस बीमारी का अभी तक साइंस में कोई डायरेक्ट इलाज नहीं आया है, जिसमें विजन धीरे धीरे कम होती है, एक लिमिट तक कम होती है, जिसमें पेशेंट्स को रीडिंग राइटिंग या सारा रूटीन वर्क नहीं कर पाते, इसलिए वो ब्लाइंड कहलाते हैं। डॉक्टर इसका साइन और सिम्टम्स क्या होता है, कैसे पता चले कि आरपी होगी? इसमें बेसिकली पेशेंट्स जो होते हैं उनको शुरुआत में रात में कम दिखाई देता है और धीरे धीरे दिन में भी कम दिखना शुरू हो जाता है, रोशनी जाती है। कुछ बच्चों में ये कंप्लेंट से आते हैं कि बच्चा बोर्ड जो पे लिखा है वो नहीं पढ़ पा रहा है,
या किसी का माइनस नंबर बढ़ता जा रहा है, तो वो चेकअप के लिए आते हैं, तो पता चलता है। अच्छा, जेनेटिक बोलते हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि मतलब कि होना ही कंपलसरी है, नहीं भी होगा? क्योंकि मैंने बहुत से केस देखे हैं कि 2 बच्चों को हुआ, किसी या तो कभी हुआ भी नहीं। करेक्ट। इसमें एक्चुअली फॉलो होता है डोमिनेंट जीन का रोल, जिसमें ज्यादा जो जीन जो डोमिनेंट है वो अगर बाय बर्थ होने के बाद अगर वो बाहर आता है तब जाके बीमारी होती है। तो इट इज नॉट अ फिक्स सिस्टम। ये फिक्स सिस्टम नहीं है कि भैया आपके माता पिता को है या किसी को भी है और आपके बच्चों को आना, वैसा नहीं है। इसको डायग्नोज कैसे करते हैं आप लोग? इसको बाय ऑफ्थेल्मिक एग्जामिनेशन, जिसको हम आई चेकअप बोलते हैं, उसी तरह से होता है। और उसको कंफर्म करने के लिए कुछ 2-3 स्पेशल टाइप के टेस्ट है, वो भी कराते हैं हम। जेनेटिक डिसऑर्डर है, माता पिता से जो जीन्स मिलते हैं उनसे ही ट्रांसफर होता है बच्चों को। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो डोमिनेंट जीन होता है उसकी वजह से होता है। हमारे साथ निधि गोयल बॉम्बे से लगातार बनी हुई है। निधि, अब जबकि आपका एक अच्छा करियर है, आप दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं, आप बहुत से एनजीओ के साथ काम कर रही हैं, तो जो बच्चे इस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं या कुछ ऐसे बच्चों से भी मिलती होंगी जिनमें इस बीमारी के सिम्टम्स देखने को मिलते होंगे, तो किस तरह से आप उनका हौसला बढ़ाती हैं? क्योंकि आप अगर कहेंगी, अगर आप उनसे बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वो सुनेंगे, उन पर असर भी होगा। मैं बच्चों से ज्यादा इस बीमारी से जो ग्रस्त हैं या जो इस बीमारी से जो ग्रस्त बड़े हैं या उनके जो परिवार है, उनसे मेरा इंटरेक्शन ज्यादा होता है। अच्छा। क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा कि बच्चे सब कुछ समझ लें, लेकिन शायद अगर बड़े, उनके पेरेंट्स या सोसाइटी एज अ होल हम इस बीमारी को समझें और हम उनके लिए एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाएं और हम उन्हें अबनॉर्मल बनाना छोड़ दें, तो शायद उन बच्चों के लिए अपने आप आसानी हो जाएगी। शायद उन्हें इतनी भी हौसला अफजाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज इस दुनिया में नॉर्मल और डिसेबल्ड का कॉन्सेप्ट है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं इससे बिल्कुल आई डोंट अग्री। डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड का जिस दिन कॉन्सेप्ट आ जाएगा और जब यहाँ पर एक इंक्लूसिव वर्ल्ड बन जाएगा, तो शायद बच्चे ये बीमारी नहीं, किसी और भी बीमारी से या कोई बीमारी भी नहीं होगी तो पतले बच्चे, मोटे बच्चे, काले बच्चे, जो अलग अलग जो हमारे एक समाज में प्रॉब्लमैटिक चीजें देखी जाती हैं, आई थिंक उन सब बच्चों के लिए और उन सब लोगों के लिए दिस सोसाइटी विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव। सो आई थिंक द चेंज इज रिक्वायर्ड विद अस, within us and within all of us, not within the people who have this problem or this disorder. निधि, आप लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं कि इस बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद आप आज एक सक्सेसफुल करियर है आपका, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी गुजारिश करूंगी कि आप जैसी सोच भगवान सबको बख्शे, ताकि वाकई जिस तरह के समाज की कल्पना आप कर रहे हैं वैसा समाज हम लोगों को देखने को मिले। आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया निधि। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप चलते रहिए समय के साथ।